आज हम लोग एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को देखेंगे। कल हम लोग इनेट इम्यून सिस्टम देखे थे। हमारे बॉडी में दो तरह का इम्यूनिटी होता है, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है, मतलब कोई भी पैथोजन आएगा तो सभी पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। पैथोजन स्पेसिफिक मीन्स ये पार्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन को ही रिकॉग्नाइज करता है, सभी पैथोजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ओके, और सभी पैथोजन को, किसी भी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लेता है। फर्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है और उसके बाद सेकेंड टाइम ये कम टाइम लेगा। तो मतलब ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास ऐसा कैपेसिटी होता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओके, तो इसमें डाइवर्सिटी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने का। ओके, तो रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन। इसके अलावे हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के पास ऐसा कैपेसिटी होता है कि ये बॉडी के सेल्स और फॉरेन सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सके। ओके, बॉडी के सेल्स को रिकॉग्नाइज करके उस पर अटैक नहीं करेगा, फॉरेन सेल्स को रिकॉग्नाइज करके फॉरेन सेल्स पर अटैक करेगा। ओके, मतलब जो हमारे एंटीजन है, एंटीजन सेल्फ एंटीजन भी होता है और नॉन सेल्फ एंटीजन भी होता है। तो जो नॉन सेल्फ एंटीजन होगा दैट इज अटैक्ड बाय आवर एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ओके, और जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है ये मेमोरी बेस्ड होता है। मेमोरी बेस्ड मीन्स जैसे जैसे मान लेते हैं हम लोग कोरोना का वायरस फर्स्ट टाइम हम लोग को अटैक किया। यदि कोरोना वायरस फर्स्ट टाइम अटैक किया तो हमारे इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगा। तो रिस्पॉन्स कैसे देगा? पहले इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को पहचानेगा। जैसे ही, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, आपके घर कोई मेहमान आ जाए या फिर कोई भी अननोन पर्सन आए तो आप उसको पहचानते हैं, पहले पहचान बनाते हैं कि वो आपका दोस्त है या फिर वो आपका दुश्मन है। आप उसको पहचान लिए, नहीं ये मेरा दोस्त है, तो आप उसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगा कि ये चोर है तो फिर आप क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। यदि रात में आपके घर में चोर आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसे मारने का कोशिश करेंगे, भगाने का कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम भी काम करता है। कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो इम्यून सिस्टम उसे पहचानता है। इम्यून सिस्टम को लगा कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, ये चोरी करने आया है हमारे घर में, तो इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी सेल होता है जो कि सारा एक्टिविटी को देख रहा होता है। मेमोरी सेल कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ देखता है। ओके, तो इम्यून सिस्टम पैथोजन पे अटैक करेगा, अटैक करके पैथोजन को मारने का कोशिश करेगा। ये सारी बातें इम्यून सिस्टम का जो मेमोरी सेल है वो रिकॉर्ड कर लिया उसको। अब नेक्स्ट टाइम सेम पैथोजन यदि हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो जो हमारा मेमोरी सेल है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मेमोराइज कर देगा कि देखो ये पैथोजन कभी आया था और इसके अगेंस्ट हम लोगों ने इस तरह से फाइट किया था तो ये तुरंत मर गया था, तो इसको उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स लेने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन द मेमोरी। यहाँ पे देखिए मेमोरी में भी दो तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है ये, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है और दूसरा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो जो फर्स्ट टाइम पहचानता है किसी भी फॉरेन एंटीजन को, इसको पहचानने में बहुत ही टाइम लगता है और टाइम लगा फिर उसी के अकॉर्डिंग इसको रिस्पॉन्स देना होता है। तो जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज लो इंटेंसिटी,
और इस रिस्पॉन्स को बोला जाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। और फर्स्ट टाइम किसी भी पैथोजन को इनकाउंटर करने में जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड दिस रिस्पॉन्स इज लो इंटेंसिटी। ओके, यदि हमारा इम्यून सिस्टम सेम पैथोजन को सेकेंड टाइम इनकाउंटर करेगा तो सेकेंड टाइम में हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को ही एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। ओके, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हैं या फिर एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होता है। ओके, अब ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये सभी इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारे इम्यून सिस्टम लिम्फोइड ऑर्गन से बना होता है और लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फोइड टिश्यू से बना होता है और लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोइड सेल से बना होता है। ओके, तो लिम्फोसाइट सेल्स हमें इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो लिम्फोसाइट सेल्स ही प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करता है। तो लिम्फोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स होता है और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स होता है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों मिल करके प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है किसी भी खास पैथोजन के अगेंस्ट। ओके, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बने होते हैं जिसको लिम्फोइड ऑर्गन बोला जाता है और लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फोइड टिश्यू से मिलकर के बना होता है और लिम्फोइड टिश्यू में लिम्फोसाइट्स सेल्स होते हैं। हम लोग ब्लड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्लड में जो WBC होता है, WBC के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक टाइप होता है लिम्फोसाइट्स। ओके, तो लिम्फोसाइट सेल्स मिल करके लिम्फोइड टिश्यू बनाता है और लिम्फोइड टिश्यू मिल करके लिम्फोइड ऑर्गन बनाता है और लिम्फोइड ऑर्गन्स एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बनाता है। ओके, तो लिम्फोइड ऑर्गन में दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ऐसा लिम्फोइड ऑर्गन होता है जहां पे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनता है और बनने के साथ साथ जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स है दैट डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। मतलब जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनेगा, बनने के साथ साथ लिम्फोसाइट्स एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में चेंज होगा। ओके, दोनों काम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ही होता है। जब लिम्फोसाइट्स एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में चेंज हो गया तो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन से माइग्रेट करके सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में मूव करेगा और सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन साइट प्रोवाइड करता है फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विथ फॉरेन एंटीजन। ओके, मतलब हमारे बॉडी में जो फॉरेन एंटीजन अटैक करता है तो फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट लिम्फोसाइट सेल्स फाइट किस जगह पे करेगा, तो वो जगह होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ही लिम्फोसाइट सेल्स किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट
फाइट करना स्टार्ट करता है। ओके, ये मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है ये युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि, यहाँ पे युद्ध चलता है। किसका किसका युद्ध चलता है? पैथोजेन और हमारे बॉडी का लिम्फोसाइट्स। ओके, पैथोजेन और हमारे बॉडी का लिम्फोसाइट्स का युद्ध कहाँ पे चलता है? वॉर कहाँ पे चलता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में चलता है। ओके, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड्स होता है, टॉन्सिल होता है, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे पेयर्स पैचेज होते हैं, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है। ओके, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है, ये हमारे बॉडी के पैथोजन को अटैक करने का काम करता है। माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ओके, ये भी साइट प्रोवाइड करता है फॉर द एक्शन ऑफ, फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स विथ द फॉरेन एंटीजेन। ओके, हाँ, माल्ट क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है जो जितने भी ट्रैक हैं हमारे बॉडी में, मेजर ट्रैक, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, यूरोजेनिटल ट्रैक हो गया, तो यूरोजेनिटल ट्रैक के ऊपर एक लेयर होता है म्यूकोसा लेयर। ओके, तो म्यूकोसा लेयर में यही लिम्फोसाइट टिश्यू प्रेजेंट होता है, और लिम्फोसाइट टिश्यू प्रोवाइड द साइट फॉर द एक्शन ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स विथ द पैथोजेन, तो इसको बोला जाता है शॉर्टकट में माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। थोड़ा आ जाइए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में दो लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है, एक होता है बोन मेरो और दूसरा होता है थाइमस। बोन मेरो बोन के अंदर में होता है, जैसे ये हमारे बॉडी का बोन है, बोन के अंदर में एक स्पेस होता है और इसी के स्पेस में एक स्पेशल टिश्यू होते हैं जिसको बोला जाता है बोन मेरो, बोन मेरो। जितने भी ब्लड होते हैं, ब्लड सेल्स, ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड बोन मेरो, सभी ब्लड सेल्स बोन मेरो के ही अंदर बनता है, और लिम्फोसाइट्स भी ब्लड सेल्स ही है, WBC का एक टाइप्स है। ओके, तो लिम्फोसाइट सेल्स भी बोन मेरो के अंदर ही बनेगा। ओके, तो बोन मेरो के अंदर लिम्फोसाइट्स भी बनता है, लेकिन लिम्फोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों तो बनेगा बोन मेरो में ही, दोनों का प्रोडक्शन बोन मेरो में ही होगा, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स है ये मैच्योर भी बोन मेरो में होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर थाइमस में होता है। ओके, तो मतलब ये हो गया बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन बोथ टेक्स प्लेस इन बोन मेरो, इसलिए इसको बोला गया बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स है इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो बट इट विल मैच्योर इन थाइमस, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज टी लिम्फोसाइट्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरह के लिम्फोसाइट्स बोन मेरो में बना, और एक है जो कि थाइमस में मैच्योर हुआ, टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में मैच्योर हुआ, तो मतलब प्रोडक्शन प्लस मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन सभी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ही हो रहा है। ओके, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारा लिम्फोसाइट्स एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में चेंज हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ओके, फाइनली ये प्राइमरी लिम्फोसाइट्स में मैच्योर होकर के ये फिर मूव करेगा सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन में, और सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन में ये अपना एक्शन शो करेगा। ओके,
और वहीं पे ये किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट अटैक करेगा। ओके, थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थाइमस एक्चुअली हमारे जो ब्रेस्ट बोन होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे हार्ट के आसपास प्रेजेंट होता है। ओके, और ये हमारे थाइमस जो बच्चे होते हैं, बच्चे में ये बड़ा होता है। ओके, जो इन्फेंट होते हैं, न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है, उसमें थाइमस बड़ा थाइमस होता है, और धीरे धीरे एज के साथ थाइमस का साइज घटते जाता है, और जैसे ही प्यूबर्टी में पहुंचते हैं तो थाइमस का साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं, उसमें ज्यादा इम्यूनिटी पाया जाता है एज कंपेयर टू एडल्ट। ओके, तो एडल्ट के कंपेयर्ड में चाइल्ड में इम्यूनिटी ज्यादा पाया जाएगा। क्यों ज्यादा पाया जाएगा? क्योंकि चाइल्ड में जो थाइमस होता है, थाइमस का साइज बड़ा होता है। ओके, हाँ, अब जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स है वो पहुंच गया हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। जैसे आइए स्प्लीन की बात करते हैं। स्प्लीन लिवर के बगल में होता है। हमारे बॉडी में स्प्लीन का पोजीशन लिवर के बगल में है, और स्प्लीन बीन शेप्ड लॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। स्प्लीन इज अ बीन शेप्ड लॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, एक्चुअली स्प्लीन में आरबीसी का डेथ भी होता है, और स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, आरबीसी का कब्र स्प्लीन को ही बोला जाता है। इसके अलावे स्प्लीन का क्या काम होता है? तो स्प्लीन से जितने भी ब्लड पास होता है, तो ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो स्प्लीन में ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है स्प्लीन में, तो फिल्टर के टाइम में यदि ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, तो ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्लीन ट्रैप कर लेगा, और ट्रैप करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, तो इस तरह स्प्लीन हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, लिम्फ नोड्स देखिए, लिम्फ नोड्स क्या होता है? हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पढ़े थे क्लास 11th में। लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ का सर्कुलेशन करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है। ओके, टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ बोला जाता है, और लिम्फ में लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज होता है, लिम्फ नोड्स होता है, या फिर लिम्फ ग्लैंड बोल सकते हैं। तो जो लिम्फ ग्लैंड्स होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, लिम्फोसाइट सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो लिम्फ नोड्स में लिम्फोइड सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेगा, रोक लेगा, और लिम्फ नोड्स में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करेगा। ओके, तो इन दिस वे lymph nodes also provide the site for the action of lymphocytes cell, okay, with पैथोजेन। ओके, हाँ, चलिए टॉन्सिल की बात किया जाए तो टॉन्सिल हमारे माउथ कैविटी में पैलेट जो होता है, माउथ कैविटी का जो रूफ होता है, माउथ कैविटी के रूफ को पैलेट बोला जाता है। पैलेट भी दो तरह के होते हैं, एक आगे वाला पैलेट और एक पीछे वाला पैलेट। जो पीछे वाला पैलेट होता है इसको बोला जाता है सॉफ्ट पैलेट। पीछे वाले पैलेट में ही टॉन्सिल, एक लटकता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जिसको बोला जाता है टॉन्सिल। टॉन्सिल आल्सो प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी, ओके, बाय ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, पेयर्स पैचेज स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स अस साइट फॉर द एक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स सेल्स। ओके, और माल्ट तो हम लोग देख ही लिए। जितने भी मेजर ट्रैक हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, इन सभी में एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है जिसको
म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोला जाता है, लिम्फोइड टिश्यू होता है, ओके, इनके म्यूकोसल लेयर में, तो इसको बोला जाता है माल्ट, ओके। तो इस तरह से ये हमारा हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सभी हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जनरेट करता है। अब जो हमारा बी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके तब हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में अटैक करेगा तो बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाएगा, उसको पहले रिकॉग्नाइज करेगा, पहले उससे हाथ मिलाएगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, बोलेगा तू कौन है, तेरा नाम क्या है, क्यों आया है यहाँ पे, है ना। फिर ये पूछने के बाद उसके अगेंस्ट, उसके रिस्पॉन्स में ये एंटीबॉडी सेक्रेट करेगा, एंटीबॉडी, ओके। फिर एंटीबॉडी पैथोजन से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, ओके, रिएक्शन करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ओके। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो कि एक्ट नहीं कर पाता है, हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचा पाएगा, ओके। एंटीबॉडी जनरली ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, मतलब प्रोटीन ही होता है, ओके, और ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है, इसलिए बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है, या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, एम्स भी बोल सकते हैं, ओके। एम्स क्या हो गया, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा उसको कहेंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और इसी को शॉर्टकट में बोल सकते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ओके। ये प्रोवाइड होता है बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू, क्यों, क्योंकि इसमें बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी को सेक्रेट करता है। जो बी लिम्फोसाइट्स होता है दैट आर प्रोड्यूस इन ब्लड, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड में प्रेजेंट होने की वजह से इसके द्वारा जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है इसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्ट कोई भी एंटीबॉडी सेक्रेट नहीं करता है, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करता है एंटीबॉडी सेक्रेट करने के लिए, ओके। तो टी लिम्फोसाइट्स बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, मेनली 4 तरह के सेल से मिलकर के बने होते हैं, और ये चारों तरह का सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो इसलिए टी लिम्फोसाइट्स को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है, या फिर इसके द्वारा जो रिस्पॉन्स होगा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये 4 तरह का सेल्स कौन कौन सा है, टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर टी सेल से बना होता है, किलर टी सेल से, सप्रेसर टी सेल से, और मेमोरी टी सेल से। हेल्पर टी सेल को TH शॉर्टकट में, किलर को TK, सप्रेसर को TS, और मेमोरी टी सेल को TM लिखते हैं, ओके। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इन सभी टी सेल्स का क्या फंक्शन होता है। जो हेल्पर टी सेल है, इसका नाम से क्लियर हो रहा है, हेल्पर है बेचारा, हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, तो बी लिम्फोसाइट्स को, जो हमारा बी लिम्फोसाइट्स है इसको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन इंटर करेगा तो हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, बी लिम्फोसाइट्स को जाकर के बोलेगा कि रे तू बैठ के क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो हमारे घर में चोर घुस गया है, ओके, जल्दी से एंटीबॉडी सेक्रेट करो। तो मतलब टिल हेल्पर टी सेल्स helps B lymphocytes to secrete antibody, okay। इसके अलावे हेल्पर टी सेल्स also stimulate killer T cells, हेल्पर टी सेल किलर टी सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। किलर टी सेल्स क्या करेगा, किलर टी सेल्स कोई भी एंटीबॉडी
सेक्रेट नहीं करता है, ये फेगोसाइट्स होता है। फेगोसाइट्स मीन्स जैसे ही कोई भी एंटीजन इंट्रोड्यूस हुआ हमारे बॉडी के अंदर, इस एंटीजन को देख करके किलर सेल्स डायरेक्ट उस पर अटैक करेगा। लेकिन अटैक करने से पहले किलर सेल्स अपना क्लोनिंग करता है, मतलब किलर टी सेल्स किसी भी पैथोजन को अटैक करने से पहले अपने तरह का बहुत सारे किलर टी सेल्स बना लेता है, अपना क्लोन बना लेता है। इसको बोला जाता है क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन, ओके। क्लोनल सिलेक्शन के बाद टी सेल्स बहुत सारे हो गए, किलर टी सेल्स बहुत सारा हो गया। अब बहुत सारा हो गया तो किसी भी पैथोजन पर अटैक करने पे इसको इजी होगा। बेचारा अकेले होता तो अकेले क्या होगा कि एंटीजन ही इसको मार सकता है, तो इसलिए किसी एंटीजन से लड़ाई करने से पहले ये अपना ग्रुप बना लिया, ओके। तो क्लोनल सिलेक्शन के बाद किलर टी सेल्स पैथोजन पे अटैक करेगा और उसको मारने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए किलर टी सेल एक्चुअली काफी एग्रेसिव हो जाता है, इतना एग्रेसिव हो जाता है कि ये एंटीजन को मार के ही रहेगा। यहाँ तक कि एंटीजन मर भी जाता है तो भी एग्रेसिव ही होता है। अब उसके सामने में यदि अपना भी सेल्स आ जाए, अपने बॉडी का सेल्स आ जाए तो बॉडी के सेल्स को भी किल कर देगा। हमारी बॉडी में यदि कोई कैंसर सेल है, कैंसर सेल्स को भी किलर टी सेल किल करने का काम करता है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि हमारा अपना बॉडी का सेल्स किलर टी सेल्स के द्वारा अटैक ना हो, तो इसके लिए सप्रेसर टी सेल्स प्रेजेंट होता है। और सप्रेसर टी सेल्स किलर टी सेल्स के पास जाएगा, बोलेगा अरे अरे हो गया, रुक जाओ, अब इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, जितने भी चोर थे सभी मर चुके हैं, सभी भाग चुका है, अब तुम शांत हो जाए, अब जो भी है अपने घर का आदमी है उसको नहीं मारना है। तो सप्रेसर टी सेल किलर टी सेल को सप्रेस करता है, ओके। इसका जो एग्रेसिव नेचर है उसको सप्रेस करता है टू अटैक सेल्फ बॉडी सेल्स, अपने बॉडी सेल्स को अटैक होने से बचाता है, ओके। इसके बाद आ जाइए मेमोरी टी सेल्स। बेचारा मेमोरी टी सेल्स कुछ नहीं करता है, ये यूं ही एकदम बैठ करके मूवी देख रहा है, जितना भी फाइट हो रहा है, कौन आया, किसको मारा, क्या किया, कौन बचाने गया, सारी चीज को मेमोरी टी सेल सिर्फ देखेगा और देखने के बाद ये उसको रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड करने के बाद इस रिकॉर्ड को फिर दोबारा से उस टाइम में मेमोराइज करेगा इम्यूनिटी को, जब अगेन सेम पैथोजन हमारे बॉडी को अटैक करेगा, ओके। तो मेमोरी टी सेल का यही काम होता है, ओके। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। आप किसी रास्ते से गुजरे हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र में हैं और मुंबई के गली नंबर 19 से कभी आप गुजरे हैं, ओके, और बहुत साल के बाद फिर उसी गली नंबर से जाइए, तो आपको याद नहीं है कि आप गली नंबर 19 से कभी गुजरे हैं, लेकिन जैसे जाएंगे कुछ कुछ चीजें देखेंगे तो आपका माइंड जो है उसको मेमोराइज करता है। अरे लगता है कि यहाँ पे हम लोग कभी घूमे हैं, अरे ये घर तो कभी देखे थे, ऐसा मेमोरी में आते जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारे मेमोरी सेल है उसको रिकॉर्ड करके रख लिया है, तो इसलिए हमें याद आते जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई पैथोजन भी हमारे बॉडी में अटैक करता है तो मेमोरी टी सेल तुरंत हमारे इम्यून सिस्टम को मेमोराइज करवा देता है कि अरे ये पैथोजन तो आया था, इसको ऐसे अटैक करना है, ऐसे ये मर जाएगा। तो मेमोरी टी सेल सिर्फ मेमोराइज करने में हेल्प करता है, ओके। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन है। जब हमारे कोई भी ऑर्गेन इफेक्टिवली फंक्शन नहीं करता है, किसी ऑर्गेनिज्म के, ह्यूमन के ही कोई ऑर्गेन अच्छा से फंक्शन नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस ऑर्गेनिज्म, उस ह्यूमन का वो ऑर्गेन अच्छा से फंक्शन करे, इसके लिए ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन ही
एक उपाय होता है। ओके, जैसे मान लीजिए आई हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये काम नहीं करता है अच्छा से, तो ऐसे सिचुएशन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ही करवाया जाता है। क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किसी भी इंडिविजुअल का ऑर्गन ट्रांसफर कर दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। मान लीजिए 2 पर्सन है, ये पर्सन है, ओके, अब इसका किडनी जो है फेल हो चुका है, किडनी फेल्योर है। ओके, अब इसके किडनी को ट्रांसप्लांट करना है या फिर ग्राफ्ट करना है। तो किडनी ग्राफ्ट करने के लिए क्या किसी भी डोनर, किसी भी इंडिविजुअल से इसका किडनी डाल देंगे? नहीं डाला जाता है। क्यों नहीं डाला जाता है? डॉक्टर क्या मिलाता है, क्या मिला करके इसका किडनी ट्रांसप्लांट करेगा या फिर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेगा? तो इसमें ब्लड मिलाता है। जो 2 पर्सन है, जैसे मान लीजिए इसका किडनी खराब है, इसको इस आदमी का किडनी देना है, डोनेट करना है, इसको किडनी डोनेट करना है। तो इन दोनों पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है ये मैच होना चाहिए, दोनों का टिश्यू मैच होना चाहिए, तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन संभव है। यदि ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा, टिश्यू मैच नहीं होगा, तो फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं है। क्यों नहीं है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन संभव? क्योंकि यदि ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, टिश्यू मैच नहीं हुआ, तो जो इसके बॉडी में न्यू ऑर्गन जाएगा, इसका बॉडी का जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, मतलब टी लिम्फोसाइट्स है, ये एक्टिव हो जाएगा और उसको फॉरेन एंटीजन समझेगा और फॉरेन एंटीजन समझ करके उस पे अटैक करेगा। ओके, तो मतलब ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प करेगा, मतलब ग्राफ्ट विल बी रिजेक्ट, ट्रांसप्लांटेशन विल बी रिजेक्ट। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यदि किसी भी इंडिविजुअल से कर दिया जाए, ओके, बिना टिश्यू मैच किए, बिना ब्लड ग्रुप मैच किए, तो दैट विल बी रिजेक्टेड बाय सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो इसलिए किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले टिश्यू मैच किया जाता है और ब्लड मैच किया जाता है। टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग के अलावे यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन संभव हो गया, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है। जीवन भर जब तक वो आदमी जिंदा है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है। इम्यूनोसप्रेसेंट मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन के अगेंस्ट कभी भी इम्यूनिटी शो ना करे, इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है ताकि वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखे। ओके, तो यहीं पे हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कहानी खत्म होती है। थैंक यू सो मच।